नहीं मैम। बच्चे ये डिस्कस हुई थी, मुझे याद है तुम यस लोगों की क्लास में। मैम। हाँ जी। आप लोगों ने मतलब अगेन जो बेसिक्स है ना, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी जो आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, तो आप इसका आंसर करोगे कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगर हमारे पास सिस्टम में जो प्रोजेक्टाइल हम लोग ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाना है ऑन अ यूरेनियम पार्टिकल, सो अगर तो मैं इसको बहुत ज्यादा हाई स्पीड दे दूंगी, तो हाई स्पीड देने से क्या होगा कि ये पार्टिकल आएगा, अच्छी खासी स्पीड में आएगा, इसको मौका ही नहीं मिलेगा कि ये जो सरफेस न्यूक्लियॉन है ना, ये इसके साथ कोई न्यूक्लियर फोर्स स्टेब्लिश करें, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है ना। ये बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ आएगा, यहाँ पे टकराएगा। लेट सपोज यहाँ पे डिफरेंट बॉल्स ऑफ बॉल्स की तरह हम न्यूक्लियॉन्स को एज्यूम कर सकते हैं ना, तो ये डिफरेंट बॉल्स पड़ी हुई हैं। तो लेट सपोज क्या होगा कि आपके पास ये वाला न्यूट्रॉन आएगा, यहाँ पे किसी भी न्यूक्लियॉन के साथ टकराएगा, एक न्यूट्रॉन को इमिट कर देगा और खुद उसकी जगह पे आके इंट्रोड्यूस हो जाएगा। यही बात करते हो ना कि ये वाला न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसकी जगह जो है कोई और ना, चाहे अल्फा पार्टिकल निकल जाए, चाहे प्रोटॉन निकल जाए, या कोई भी ऐसा पार्टिकल जो इसके रास्ते में होगा, वो यहाँ से इस सिस्टम में से रिमूव हो जाएगा। सो जब भी हम हाई प्रोजेक्टाइल के साथ डील कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, जो हम लोगों ने 9 टाइप्स जो पहले पढ़ी हैं। और उसमें क्या होता है कि हाई प्रोजेक्टाइल ये बिल्कुल बॉल्स की तरह ऑपरेट करते हैं। एक बॉल बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड में आएगी, वो अपना एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करेगी। एज अ रिजल्ट यहाँ पे जो न्यूक्लियॉन्स है ना, उनमें से कोई ना एक चीज जो है ना बाहर निकल जाएगी। ये अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है, ये बीटा पार्टिकल भी हो सकता है, ये गैमा रेडिएशंस भी हो सकती हैं, ये प्रोटॉन भी हो सकता है, ये ड्यूट्रॉन भी हो सकता है, और एक सिंगल न्यूट्रॉन भी हो सकता है। सो इस तरह की जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, अगर आप इसमें गौर करो तो क्या ऐसे न्यूक्लियस पे कोई फर्क पड़ा है या नहीं? क्या न्यूक्लियस दरमियान में से ब्रेक डाउन हुए हैं बच्चों? यहाँ पे कोई जो न्यूक्लियस पे क्या इफेक्ट आया है? मैम हाँ नहीं जी। हुआ, कोई नहीं फर्क हुआ। नहीं पड़ा। उस पे फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि उसमें एक प्रोटॉन या तो चेंज हो गया या एक न्यूट्रॉन चेंज हो गया, यही वैल्यू चेंज हुई है ना, तभी आप मतलब नाइट्रोजन से उसको कार्बन में शिफ्ट कर देते हो। या कभी कभार ऐसा होता है कि सोडियम जो है वो सोडियम में ही रहता है। तो अगेन जो इसमें चेंज आ रही होती है ना, वो बहुत ज्यादा स्मॉल होती है। लेकिन जब हम फिशन कह रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हमने सिस्टम में स्प्लिटिंग करवानी है हैवी न्यूक्लियाई की इंटू टू और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई, तो इसका मतलब हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन चाहिए। वो स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन उसी वक्त पॉसिबल है जब आप एक स्लो न्यूट्रॉन लो, उसको आहिस्ता आहिस्ता इस रेंज में लेके आओ कि ये जो आपका अपना ओरिजिनल न्यूक्लियस है ना, उसके कॉर्नर में जो सरफेस न्यूक्लियॉन अवेलेबल है, मतलब आपके पास यहाँ पे जो एक सरफेस न्यूक्लियॉन अवेलेबल है, इसकी ये जो 3 फेम्टोमीटर की रेंज में है ना, आप इस न्यूट्रॉन को इस रेंज में लेके आओगे। अगर ये वाला सरफेस न्यूक्लियॉन इस न्यूट्रॉन के साथ न्यूक्लियर फोर्स बनाने में कामयाब हो जाता है और वो प्रॉपरली इसको अपने सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है, उसके अकॉर्डिंग टू नॉर्थ और साउथ पोल अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, तभी आपके पास सिस्टम में फिशन का प्रोसेस होगा। तो इस चीज को जहन में रखिएगा कि नॉर्मली अगर हम लोग बहुत ज्यादा फास्ट प्रोजेक्टाइल दे देंगे, तो वो आपके पास डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन करवा देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे प्रॉपर कन्वर्जन चाहिए, हमें जो है प्रॉपर फिशन का रिएक्शन चाहिए। तो उसके लिए जो कंडीशन मस्ट है वो ये कि जिस प्रोजेक्टाइल को हम यहाँ पे बम्बार्ड करवा रहे हैं ना, वो प्रोजेक्टाइल आपके पास स्लो होनी चाहिए, और आपने टाइम देना होता है कि ये जो आपकी प्रोजेक्टाइल है वो न्यूक्लियर फोर्स को डिवेलप कर सके विद देयर सरफेस न्यूक्लियॉन। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट समझ आ रहा है बच्चों कि हमें स्लो न्यूट्रॉन क्यों चाहिए? मैम हाँ। ठीक हो गया। चलें अब एक टिपिकल न्यूक्लियर रिएक्शन को देखते हैं। टिपिकल न्यूक्लियर रिएक्शन क्या था? आपने स्लो न्यूट्रॉन लिया, उसको यूरेनियम पे बम्बार्ड करवाया, आपके पास स्टार्टिंग में एक्टिवेटेड यूरेनियम 236 बना, ये ब्रेक डाउन हुआ मिडल में से और इसने बना लिया बेरियम और क्रिप्टॉन, और साथ सिस्टम में मजीद 3 न्यूट्रॉन जनरेट करवा दिए। अगर आप गौर करो तो हमारा यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? एक तो यूरेनियम 235 है ना आपका रिएक्टेंट, और दूसरा रिएक्टेंट है न्यूट्रॉन। क्या आपके पास प्रोडक्ट में न्यूट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं? जी इसका मतलब 3 ये हो कि रहे हैं। क्या ये चेन रिएक्शन बन सकता है? मतलब मैं सिस्टम में खाली फर्स्ट न्यूट्रॉन ऐड करवाऊं, बाद में जो अगले 3 न्यूट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, अगर मैं उन्हीं को यूज करके मजीद फिशन करवाऊं, तो ये जो रिएक्शन बनेगा ये मेरे पास प्रॉपर चेन रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है।
सो पहली चीज ये कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट है, मतलब जब आप एक रिएक्शन करवा रहे हो उसके रिजल्ट में जो आपके पास प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं, वो प्रोडक्ट ही ऐसे हैं कि वो अगले न्यूक्लियर रिएक्शन का रिएक्टेंट बन सकते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन है। मैंने सिस्टम में सिर्फ एक दफा न्यूट्रॉन इंट्रोड्यूस करवाना है, उसके बाद यही वाले जो न्यूट्रॉन्स है ना, इन्होंने ही आगे जाके मजीद फिशन कॉज करनी है। मुझे बार बार सिस्टम में न्यूट्रॉन को ऐड करवाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी ना, मतलब जब आप इस न्यूक्लियस को ब्रेक करोगे तो आपके पास ये जो न्यूट्रॉन जनरेट होंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगी, क्योंकि जब भी ये न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होगा अच्छी खासी सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे रिलीज होनी है। वो बाइंडिंग एनर्जी आप लोगों के पास कैसे आएगी, वो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आएगी। सो आपके पास ये जो 3 न्यूट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी पे न्यूट्रॉन्स है। तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन का, मतलब ये बहुत ही ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी पे अवेलेबल न्यूट्रॉन है। और अगर मैंने इन्हीं मैम न्यूट्रॉन्स आपकी को आवाज यूज, बार बार कट रही सॉरी, है। मैम आपकी आवाज बार बार कट रही है। खाली आपके पास कट रही है या ओवरऑल सारों के पास कट रही है? नहीं मैम इधर भी कट रही है। इधर भी कट रही है ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। देखो सही बात है नेट, मैम, ऑनलाइन सही बात है। रुको जरा मैं नेटवर्क चेंज करूँ। सोल्यूशन मिल गया मैम। क्या सोल्यूशन मिल गया? अब ठीक है? और सब बच्चों अब आवाज ठीक है या नहीं? यस मैम ठीक ठीक है है। मैम। अब ठीक है, चलो सोल्यूशन मिल गया बकवास में। मुझे भी सोल्यूशन मिल गया, मैंने नेटवर्क चेंज कर लिया, ठीक है। चले, सो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने अगर इन्हीं न्यूट्रॉन्स को यूज करके मजीद फिशन करवानी हो तो मुझे क्या काम करना है, मुझे इन फास्ट न्यूट्रॉन को ना स्लो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना है, तभी मेरे पास मजीद फिशन होगी ना। अभी हम लोगों ने पहले यही स्टैब्लिश किया है ना कि अगर हम फास्ट न्यूट्रॉन को ले आएंगे तो वो तो डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन कॉज करेंगे, वो न्यूक्लियर फिशन कॉज नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं किसी भी वे में इन फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो डाउन कर दूं तो मेरे पास जो है सिस्टम में मजीद फिशन की गुंजाइश हो सकती है। आप लोगों ने ये चीज स्टडी की है ना? मैम वो अगर डायरेक्ट है तो इसको फिर क्या करेंगे, इनडायरेक्ट? सॉरी। जब स्लो न्यूट्रॉन यूज, हम्म, जब हमने ऊपर रिएक्शंस की बात किया फास्ट न्यूट्रॉन में, वो रिएक्शन को हम कहते हैं डायरेक्ट रिएक्शंस होते हैं। बिल्कुल। तो जहाँ पे हम स्लो न्यूट्रॉन यूज करें इसको फिर क्या, कौन सा इसको रिएक्शन हम कहेंगे? प्रॉपरली न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। न्यूक्लियर फिशन का वर्ड जहां पे भी यूज करोगे वो अंडरस्टूड होता है कि आपने जो प्रोजेक्टाइल यूज करनी है ना वो स्लो होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। मतलब ये जो दो डिफरेंट टाइप्स हम लोगों ने रखी हुई है ना, इसका मतलब ये कि ये है ये नॉन स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी की ही टाइप। लेकिन ये कि आपके पास जो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है ना, वो बेसिकली जो है वो डिफरेंट है कंपेरेटिव टू नॉन स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन, इसीलिए हम इनको थोड़ा सेपरेट करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है, इसलिए फिर आगे स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद चलते जाते हैं हाँ, मतलब ये चेन रिएक्शन चेन जरूरी है। टाइप में। ये चेन रिएक्शन है क्योंकि खुद ब खुद जो चलने वाले होते हैं, ये सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन का मतलब यही होता है कि आपके पास जो एक ही दफा आपने सिस्टम में न्यूट्रॉन ऐड किया था, बाकी हम इन्हीं न्यूट्रॉन्स को किसी न वे में ऐसे यूज करेंगे कि ये मजीद फिशन कॉज करें, हमें बार बार न्यूट्रॉन देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। सो अगर मैंने सिस्टम में स्लो डाउन करना हो इन फास्ट न्यूट्रॉन को तो मेरे पास दो वेज होते हैं। पहला वे ये है कि मैं पैलेट बनाऊं, ठीक है। पैलेट में ऐसी बना रही हूँ कि इसमें ना सिर्फ यूरेनियम ही है। तो लेट सपोज अगर मैंने पहला न्यूट्रॉन यहाँ पे ऐड करवाया और यहाँ पे न्यूक्लियर फिशन हुई और यहाँ पे मजीद 3 न्यूट्रॉन निकले, मैं उसमें से एक न्यूट्रॉन को ले रही हूँ कि लेट सपोज ये हाई काइनेटिक एनर्जी में निकला, ये जाके पहले इस यूरेनियम से टकराएगा, इसकी थोड़ी सी एनर्जी कम होगी, फिर दोबारा इस यूरेनियम से टकराएगा, मजीद इसकी एनर्जी कम होगी, फिर यहाँ पे लेट सपोज एक यूरेनियम एटम उससे टकराएगा, फिर इसकी मजीद एनर्जी कम होगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये कुलियन कर करके ना ये न्यूट्रॉन अपनी एनर्जी को कम करके स्लो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर लेगा। तो पहला काम तो ये है कि मैं अपनी जो पैलेट बनाऊं, जो अपना फ्यूल सेल जो मैं बनाऊंगी वो सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम पे कंपोज होगा, ताकि ये जो न्यूट्रॉन इमिट हुआ है ना, ये मतलब जिस चीज से टकराए वो यूरेनियम ही हो। मतलब मैंने उसको चांस ही नहीं दिया कि वो किसी और चीज के साथ टकराए, मैंने हर तरफ उससे चारों साइड पे रखे ही यूरेनियम है
कि वो स्कैटरिंग कर करके अपनी एनर्जी को रिड्यूस करे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब वो स्लो हो जाएगा, तो अगेन जब ये नेक्स्ट यूरेनियम के साथ टकराएगा तो वहां पे आपके पास सिस्टम में न्यूक्लियर फिशन हो जाएगी। पहला वे तो ये है कि मैं सिस्टम में कंपोजिशन ऐसी लूं कि मेरे पास ये जो न्यूट्रॉन्स है ना, ये इनको मैं यूटिलाइज कर सकूं। दूसरा वे क्या होता है, उसके एग्जांपल हम लेते हैं थ्रू मॉडरेटर। अगर आप लोगों ने क्रिकेट खेली हो, क्रिकेट में बॉल होती है ना आप लोगों के पास, और अच्छी खासी स्पीड से वो बंदा जी बॉल मैम, करवा बैट रहा भी होता है होता ना, है। जिसको हम फास्ट बॉलर कहते हैं, ठीक है। जो आपके फास्ट बॉलर्स हैं, एक शाहीन शाह अफरीदी वगैरह जो हैं, ये अच्छी खासी फास्ट बॉलिंग करवा रहे होते हैं ना। सो अगर मतलब नसीम आपको शाह भी। खाली, हाँ नसीम शाह भी, ठीक है, जोन सविट बॉलर ले लो। सो लेट्स सपोज आपको अगर कोई बॉल दे दी जाए और आपको कहा जाए कि आप एयर या वैक्यूम में उसको ट्रेवल करवाओ, तो उसकी स्पीड अच्छी खासी ज्यादा होती है, क्योंकि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या बेसिकली जो वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होता है बॉल को, वो बहुत ज्यादा कम होती है। उसकी निस्बत मैं आप लोगों को यही बोल दूंगा, और मैं कहूँ कि आप सी में जाके खेलना शुरू कर दो, तब सी के अंदर जाके ये खेलो। तो क्या होगा कि आपकी जो बॉल की जो स्पीड यहाँ पे एयर में थी ना, वो रिड्यूस हो जाएगी। क्या बॉल वहां पे डिसॉल्व हो जाएगी? क्वेश्चन है ना। देखो, ये आपका मतलब क्वेश्चन की क्या, समझ ही नहीं आई। क्या मैं अगर वाटर में जाके बॉलिंग करवा रही हूँ, तो क्या जो बॉल मैं फेंकूंगी, क्या वो डिसॉल्व होगी या खाली स्पीड उसकी कम होगी? क्या ऑब्जर्व उसकी करोगे? बहुत ज्यादा स्पीड कम हो जाएगी, आहिस्ता उसकी, आहिस्ता फिर वो रुक जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि आपके पास जो ड्रैग फोर्स लग रही है ना, अब क्या हो रहा है कि आपने जो बॉल फेंकी है ना, उस पे हर मोमेंट पे वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ कोलाइड कर रहे हैं, और उसका जो एनर्जी और मोमेंटम जो आपके हाथ में दिया था, वो बहुत ही जल्दी जो है ज्यादा ना, होगी इधर। बहुत ज्यादा कुलियंस की वजह से वो कम होना शुरू हो गया है। सो बेसिकली ऐसी चीज जो चीजों को एब्जॉर्ब ना करे, मतलब मॉडरेटर का जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं ना, वो ये कि ये कोई ऐसा न्यूक्लियाई नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसा मटेरियल ना हो जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो उसकी काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करे। सो हम लोग मतलब जो फास्ट न्यूट्रॉन्स को स्लो न्यूट्रॉन में जो कन्वर्ट करने के वेज है ना, वो ये कि या तो मैं पैलेट बनाऊं, या ये कि मैं सिस्टम में कोई मॉडरेटर इंट्रोड्यूस करूँ। अगर तो मैं सिस्टम में ये पैलेट वाला काम कर रही हूँ, तो हम लोग चले जाते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियर रिएक्टर, सॉरी एटम बॉम्ब की तरफ। और अगर मैं सिस्टम में मॉडरेटर इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, मैं कोई ऐसी चीज सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ जो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही, सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस कर रही है, तो इसका मतलब हम लोग जिस चीज की बात कर रहे हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर है। सो अब हम लोगों ने यही चीज देखनी है कि हमारे पास बेसिकली इसकी एप्लीकेशन क्या है। इस चीज को जहन में रखिएगा कि हमें तीन मैसेज डिफाइन करने होते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रॉन रिएक्शन। एक होता है क्रिटिकल मैस, एक होता है सब क्रिटिकल मैस, और एक होता है आपके पास सुपर क्रिटिकल मैस। ये जो अगर मैंने तीन न्यूट्रॉन लिए थे यहाँ पे, मैं कोई ऐसा वे दूं कि तीनों के तीनों न्यूट्रॉन स्लो हो जाए, और तीनों के तीनों न्यूट्रॉन आगे जाके यूरेनियम के साथ कंबाइन करें, और तीन दफा जो है सिस्टम में बेसिकली फिशन रिएक्शन हो रही हो। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम मेरे पास आ जाए कि तीनों के तीनों न्यूट्रॉन आगे जाके मेरे पास सिस्टम में फिशन कॉज कर रहे हो, तो ऐसे में इसको हम लोग कहते हैं सुपर क्रिटिकल। ये अनकंट्रोल्ड होगा। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो, जब हमने कंट्रोल करना हो ना रिएक्शन को, तो हम जिस एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं वो सिंगल फिशन की एनर्जी है। मतलब मैं सिर्फ उस रिएक्शन को कंट्रोल कर सकती हूँ जो मेरे पास सिंगल फिशन के थ्रू आ रहा हो। मेरे पास यहाँ पे तीन फिशन के रिएक्शन आ रहे हैं, मतलब ये भी एनर्जी रिलीज करेगा, ये भी एनर्जी रिलीज करेगा, और ये भी एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ पे इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है ना, कि ये हमारे जो हाथ से ना चीजें आउट हो जाती हैं। तो इस चीज को जहन में रखिएगा कि ऐसा मैस अगर आप यूरेनियम का लो, जिसपे अगर आप न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवाओ, और जो तीनों न्यू न्यूट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, अगर वो तीनों ही आगे जाके मजीद न्यूक्लियर फिशन कॉज करें, तो ऐसे मैस को हम लोग सुपर क्रिटिकल मैस कहते हैं। अगर मैं कोई ऐसा वे अडॉप्ट करूं कि तीन में से दो न्यूट्रॉन्स जो हैं मैं उनको पकड़ लेती हूँ, और यहाँ पे कोई ना बार लगा देती हूँ, मतलब कंट्रोल बार लगा दिया, या कोई ऐसी चीज लगा दी जो या तो इसको स्लो डाउन कर दे या इसको एब्जॉर्ब कर ले, तो यहाँ पे क्या होगा कि मैंने सिस्टम में एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवाया था, वहां पे जनरेट तीन ही हुए थे, लेकिन उन तीन में से मैंने दो को डिले कर दिया है या उसको एब्जॉर्ब करवा दिया है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि मेरे पास सिस्टम में सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन मजीद आगे जाके फिशन कर रहा होगा। अगर तो ये वाला सिनेरियो हो कि मैं सिस्टम में एक न्यूट्रॉन को एज अ प्रोजेक्टाइल यूज करूं, और मजीद जो न्यूट्रॉन जो एज एन इमिटर जनरेट हो रहा है उसमें से भी सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन जो है वो आगे जाके फिशन कॉज कर रहा हो, तो इस तरह के मैस को हम क्रिटिकल मैस कहते हैं। जो क्रिटिकल मैस है वो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है,
और जो सुपर क्रिटिकल मास है वो आपका एटम बॉम्ब में यूज होता है। और अगेन क्रिटिकल मास कंट्रोलेबल है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी एनर्जी रिलीज हो रही है उसको मैं किसी न किसी वे में कंट्रोल कर सकती हूँ, जबकि आपका सुपर क्रिटिकल मास जो है उसको कंट्रोल करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ये चीज समझ आ रही है बच्चों या नहीं? यस मैम। ठीक हो गया। मैम आ रही है समझ। सही है। मैं मजीद एक और काम करती हूँ कि मैं पकड़ के ना यहाँ पे एक और कंट्रोल बार लगा देती हूँ। अब क्या कंट्रोल बार वो करेगा कि वो तीनों के तीनों न्यूट्रॉन को किसी भी आगे यूरेनियम के एटम्स तक ना पहुंचने नहीं देगा। मतलब मैंने यहाँ पे बैरियर कॉज कर दिया। अब क्या होगा, ये तीनों न्यूट्रॉन इस वॉल के साथ टकराएंगे, इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और मेरे पास जो काम होगा ना वो सिर्फ एक ही न्यूक्लियर फिशन होगा जो स्टार्ट में हुआ था। उसके अलावा मजीद कोई न्यूक्लियर फिशन का चांस मेरे पास नहीं होगा। और ये जो पैलेट होती है ना, ये यूज होती है ड्यूरिंग एटम बॉम्ब। मतलब जब हम लोग एक्चुअल में एटम बॉम्ब बना रहे होते हैं ना, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ये तो नहीं चाहते ना कि जब हम बना रहे हो तभी वो फट जाए। हम कहते हैं कि भाई वो फटे जब हमने उसको डेटोनेट करना है। तो जब हमने उसको डेटोनेट करना है तब तो वो हमें सुपर क्रिटिकल स्टेज में चाहिए। लेकिन जब हम एक्चुअल में उसको प्रिपेयर कर रहे हैं तब हमें चाहिए कि भाई एक ही फिशन हो, और जो न्यूट्रॉन है ना वो किसी न किसी वे में डिलेड हो जाए या स्टोर हो जाए, ताकि हम मजीद उसको किसी ना किसी वे में यूज कर सकें आगे। तो अगर तो मैं खुद बना रही हूँ सिस्टम में एटम बॉम्ब, तो उस वक्त जो मुझे मैथ्स चाहिए ना जिसके साथ मैंने काम करना है वो सब क्रिटिकल मैथ्स होना चाहिए। सब क्रिटिकल मास वो होता है कि आपके पास ये जो तीनों के तीनों न्यूट्रॉन यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं ना, उन तीनों में से कोई भी आगे जाके मजीद कोई न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है वो कॉज नहीं कर रहा। क्लियर है ये चीज? मैम यस। इसमें फिर वो मैथ्स का कंसेप्ट बनाया, ये तो फिर वो जो चीज अब्जॉर्ब कर ये रही अभी है। आ जाएगा आपको, ये भी आ जाएगा आगे जब आप इसके डिजाइन देखोगे ना, बड़े मजे के डिजाइन होंगे न्यूक्लियर रिएक्टर के। ठीक है, ये भी मतलब अभी सिर्फ क्रिटिकलिटी का आपको पता होना चाहिए। ठीक है। हम नॉर्मली तीन तरह के मैसेज को डिफाइन करते हैं। एक को हम कहते हैं बेसिकली क्रिटिकल मैस। क्रिटिकल मैस वो होता है जिसमें एक न्यूट्रॉन हो, और मजीद जो आपके पास रिएक्शन हो रहा हो ना वो खाली एक न्यूक्लियर फिशन हो रही हो। अगर आपके पास एक भी न्यूक्लियर फिशन मजीद नहीं हो रही तो आप उसको सब क्रिटिकल कहोगे। अगर तीनों के तीनों न्यूट्रॉन आगे प्रोसीड कर रहे हैं और वो जाके आपके पास बेसिकली न्यूक्लियर फिशन कॉज कर रहे हैं, तो आपके पास इस तरह के मैस को आप सुपर क्रिटिकल मैस कहोगे। फिर आती है पैलेट बनाने की बात। मतलब जो चीज डिफरेंट होनी है ना, मतलब आपके पास कौन सी चीज ने किस तरीके से बिहेव करना है, वो डिपेंड करेगा आप पैलेट कैसी बनाते हो। मैंने कहा कि आपके पास फर्स्टली जो मैथ्स होना चाहिए वो सब क्रिटिकल होना चाहिए। सब क्रिटिकल का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे ना सिर्फ एक लकीर की फॉर्म में ना, मतलब जैसे यहाँ पे ये लाइन लगी हुई है ना, बिल्कुल ऐसे यूरेनियम लूंगी। ये इस यूरेनियम का फायदा ये है कि लेट्स सपोज यहाँ से मैं अगर इस पे न्यूट्रॉन बम्बार्ड करूँ ना, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही यूरेनियम एटम होगा जिसके साथ ये इंटरेक्ट करेगा। और मैंने ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ना ये लिया हुआ न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल। मतलब खाली ये एक लाइन जो है लेस देन 1% मेरे पास यहाँ पे यूरेनियम 235 है, और रिमेनिंग जो पैलेट है ना उसका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करे। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं न्यूट्रॉन बम्बार्ड करूंगी तो सिर्फ एक ही न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होगा, और जितने भी तीनों न्यूट्रॉन जनरेट होंगे ना वो सारे के सारे इस मटेरियल ने एब्जॉर्ब कर लेने हैं। तो अगर मैंने सिस्टम में सब क्रिटिकल पैलेट बनानी हो तो वो इस तरह की पैलेट होगी कि उसमें सिर्फ लेस देन 1% यूरेनियम 235 होगा, और रिमेनिंग जो पोर्शन होगा वो न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल होगा। सिमिलरली अगर मैंने क्रिटिकल पैलेट बनानी हो, मतलब मैंने ऐसी पैलेट बनानी हो जिसमें मैं एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड करूं और मेरे पास मजीद एक न्यूक्लियर फिशन आए, तो वो ऐसी पैलेट होगी जिसमें यूरेनियम 235 की जो रेंज है ना वो 3 to 4% होगी। और इसको हम रिएक्टर ग्रेड पैलेट भी कहते हैं। मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर मैंने अगर फ्यूल सेल का मैं जिक्र करूंगी तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे जो कंपोजिशन है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि यूरेनियम 235 के लिए जितना भी आप पैलेट बना रहे हो उसमें 3 to 4% यूरेनियम 235 होना चाहिए, और रिमेनिंग जो पोर्शन है ना वो आपके पास बेसिकली कोई भी न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, समझ आ रही है ये? यस। जो आप लोगों से मैंने बात की थी कि अगर हम वेपन ग्रेड बनाएं, तो ये जो आप लोगों ने ऊपर अभी एग्जांपल देखी है जिसमें आपने कहा है कि एक वही है कि हम स्कैटरिंग को यूज करते हुए बेसिकली काम करेंगे, जो ये वाला जो काम हम लोगों ने किया था। अगर मैं इस तरह का काम चाह रही हूँ कि तीनों के तीनों न्यूट्रॉन जो सिस्टम में जनरेट हो रहे हैं वो तीनों के तीनों आगे जाके न्यूक्लियर फिशन कॉज जी करें, मैम। तो मेरे पास जो पैलेट है ना
यूरेनियम 235 की, वो ऐसी होनी चाहिए कि उसकी 90% से ज्यादा उसकी कॉम्पोजिशन यूरेनियम 235 होनी चाहिए, और बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में जो है ना मेरे पास न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल होना चाहिए। सो ये पैलेट्स हैं, मतलब आगे जाके हम कहीं पे भी अगर फ्यूल सेल का वर्ड यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे मैं कहूंगी कि मैथ सब क्रिटिकल है वहां पे कौन सी पैलेट यूज करनी है, अगर क्रिटिकल है तो उस वहां पे कौन सी पैलेट यूज करनी है, और अगर मैं कहूँ सुपर क्रिटिकल है तो आपको पता होना चाहिए कि आप हम किस कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो कुछ समझ आ रही है? यस मैम। चलें, अगला है न्यूक्लियर रिएक्टर की कॉम्पोजिशन, एक दफा देख लेते हैं। मतलब हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ काम कैसे करते हैं। जो यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल है वो इसका ये है कि आपके पास जो न्यूक्लियर रिएक्शन होना चाहिए वो कंट्रोल होना चाहिए। सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन दोनों में है, लेकिन जो डिफरेंस है वो ये कि जब आप न्यूक्लियर रिएक्टर में काम कर रहे होते हो तब आप रिएक्शन रेट को कंट्रोल कर रहे होते हो, और इसीलिए ये जो रिएक्शन होता है ये कंट्रोल्ड सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन होता है। उसके निस्बत जब आप एटम बॉम्ब के साथ काम कर रहे होते हो तो आपको इससे कोई गर्ज नहीं होती, बल्कि आपको अनकंट्रोल्ड सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन रिक्वायर्ड होता है। सो यहाँ पे हम लोगों ने जो काम करना है वो ये करना होता है अगेन कि हमारे पास सिस्टम में प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स जनरेट होते हैं, मतलब हाई काइनेटिक एनर्जी के प्रोटॉन जनरेट होते हैं, सॉरी न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं, और हम लोगों ने कोई ऐसा वे ढूंढना होता है कि वो एब्जॉर्ब भी ना हो और उसकी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जो है ना उसकी वैल्यू लोअर हो जाए। तो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन से कन्वर्ट हो जाएं इनटू डिलेड न्यूट्रॉन, और इसके लिए जो चीज हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं मॉडरेटर का कॉन्सेप्ट। सो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो चीज डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एटम बॉम्ब वो ये है कि हम यहाँ पे एक एडिशनल कंपोनेंट यूज करते हैं जिसको हम लोग मॉडरेटर का नेम देते हैं। अगर ओवरऑल कंपोनेंट्स को देखा जाए कि आपके पास किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो आपके पास एक मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं फिसाइल मटेरियल या फ्यूल मटेरियल। अगेन हमें ये चीज पता है कि नॉर्मली यूरेनियम यूज होता है, और अभी आप लोगों ने देखा है कि हम उसकी पैलेट या फ्यूल सेल बना के चलते हैं। तो यहाँ पे ये जो रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है ना ये सारे के सारे बेसिकली फ्यूल सेल हैं, जहाँ पे आपके पास यूरेनियम मटेरियल अवेलेबल है। सो इसको हम कहते हैं फिजाइल मटेरियल या फिशनेबल मटेरियल, और ये आपका फ्यूल सेल है। सेकंड चीज जो आपको चाहिए वो मॉडरेटर चाहिए। आपको ऐसा मटेरियल चाहिए कि जो 3 न्यूट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, मॉडरेटर का काम ये है कि वो उनकी स्पीड को स्लो डाउन करे और उसको एब्जॉर्ब ना करे, सिर्फ उसका जो रिएक्शन टाइम है ना मतलब उसको स्लो डाउन कर दे। तो उसके लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं कि ये जो फ्यूल सेल्स है ना इनको हम लोगों ने ऑलरेडी इमर्स करके रखा होता है मॉडरेटर के अंदर। मॉडरेटर हमारे पास सबसे अच्छा वाटर है। वाटर जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त जो न्यूक्लियर रिएक्टर यूज होते हैं वो हमेशा सी के करीब बनाए जाते हैं, और उसकी रीजन ये होती है कि हम लोगों ने वाटर को यूज करना होता है एज अ मॉडरेटर, या हम लोगों ने साथ एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम बनाए होते हैं ताकि हम टर्बाइंस और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकें। सो बेसिकली मॉडरेटर जो होता है नॉर्मली हम लोग वाटर यूज करते हैं, और ये जो फ्यूल सेल है ना मतलब इसको कम्प्लीटली सराउंड किया होता है मॉडरेटर ने। तो मॉडरेटर मैम का काम, जी जी बच्चे, जी बच्चे, ये वकास के बाद मुझे नहीं आ रही या आप लोगों को भी नहीं आ रही? मैम जब हम मॉडरेट वाटर की बात करते हैं जी जी, मेरी आवाज आ रही है। जी जी आ रही है। जब एक दफा फिशन होगी तो वहां पे तो काफी ज्यादा टेम्परेचर और एनर्जी रिलीज होगी ना, बिल्कुल। तो वाटर वहां पे तो इवेपोरेट नहीं हो जाएगा। वो यही होता है ना, ये अभी आप जब ओरिजिनल इसके डायग्राम देखोगे ना कंप्लीट डायग्राम तो आपको पता चलेगा कि जो जिस वाटर की आप बात कर रहे हो ना जो स्ट्रीम में कन्वर्ट होता है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल वाटर। मतलब जो मैं नहर से लूंगी और मैं यहाँ से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी और वो स्टीम में कन्वर्ट होगा और वो आगे जाएगा। उसके अलावा ये जिस वाटर की बात कर रही हूँ ना जिसको हम मॉडरेटर कहते हैं वो बेसिकली इसका कोर का अपना वाटर होता है जो कभी भी सिस्टम को लीव नहीं करता, कभी भी वो स्टीम बन के लीव नहीं करता, बल्कि उसकी जो अपेयरेंस होती है ना वो इन द फॉर्म ऑफ हॉट प्रेशराइज्ड वाटर होती है। मतलब ये एक्सट्रीमली हाई एनर्जी, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर वाटर है, मतलब ये स्टीम से भी अबव की चीज है। इस चीज को जहन में रखिएगा कि एक वाटर वो है जिसने कोर के, ये जो हम लोगों ने कोर बनाया हुआ है मतलब कोर के इर्द गिर्द जो मॉडरेटर है ना इसने कभी भी सिस्टम को लीव नहीं करना होता। हम इसके आगे एक्सटर्नल वाटर लेते हैं जो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा होता है। इसका तो काम ही ये है।
मतलब ये जो यहाँ पे मैंने इस तरह शो किया हुआ है ना, जैसे वाटर है, ये वाटर नहीं है, ये हाई प्रेशर स्टीम है, और तभी ये न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करेगी। आपको आपके जहन में होना चाहिए, जिस चीज का जितना ज्यादा हाई प्रेशर होगा ना, वो उतनी ज्यादा फ्रिक्शन कॉज करेगी। तो इनकमिंग पार्टिकल के लिए आप वाटर लेके, ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको वाटर में इमर्स कर दो और वो स्लो डाउन हो जाएगा। आपके पास बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी पार्टिकल्स आ रहे हैं, और उन हाई एनर्जी पार्टिकल्स को स्लो डाउन करने के लिए भी जो फ्रिक्शन कॉज करने वाली चीज है ना, वो भी एक्सट्रीमली हाई प्रेशर पे होनी चाहिए, जो अच्छी खासे फोर्स के साथ उसके साथ कोलाइड कर सके। सो यहाँ पे ये जो वाटर, ऑल दो डायग्राम में ऐसे बनाया हुआ है जैसे लिक्विड वाला वाटर है, बट इस चीज को ध्यान में रखिएगा, मॉडरेटर का मतलब ये है कि आपने लेना वाटर ही है, लेकिन उसकी जो फिजिकल स्टेट है ना इस वक्त, वो नॉर्मल वाटर नहीं है, वो हॉट प्रेशराइज वाटर है। ठीक है। ओके, हो गया, आ गया समझ अब तो। चलो, अगली चीज होती है कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड आपके पास ऐसा मटेरियल होता है जो नॉर्मली हम लोग कैडमियम को लेते हैं, और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लेट सपोज अगर आप इसको बम्बार्ड करो, तो ये ऐसा मटेरियल होता है जिसको ना डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन कॉज करना चाहिए। डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब ये है कि ये न्यूट्रॉन को लेगा। मतलब मोस्टली हम लोग कहते हैं कैडमियम को हम लोग इससे लेते हैं कि वो कॉज करता है न्यूट्रॉन टू गैमा रेडिएशन रिएक्शन। मतलब मैं अगर कैडमियम के ऊपर न्यूट्रॉन को फॉल करवाऊंगी ना, तो वो ऐसे जो चीज इमिट कर रहा होता है वो गैमा रेडिएशन होती है, और जो न्यूट्रॉन उस पर फॉल हो रही होती है ना, वो आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है। सो लेट सपोज अगर किसी भी रीजन की वजह से मुझे लग रहा है कि जो क्रिटिकल मास पे जिस पे हम अपने न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑपरेट करवा रहे हैं, अगर फॉर सम अननोन रीजन आपका रिएक्टर अनस्टेबल हो रहा है और वो सुपर क्रिटिकल की तरफ जा रहा है, तो आप क्या करोगे कि फौरन से ये जो इमरजेंसी रॉड्स आपने रखे हुए हैं ना, आप एक बटन प्रेस करोगे। नॉर्मली ये कंट्रोल रॉड्स यहाँ पे नहीं होते, अगर हमारा सिस्टम नॉर्मल वर्क कर रहा है तो ये मतलब हमें कंट्रोल रॉड की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही हम लोग, ये फेल सेफ होता है, मतलब ये कि अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाए और आपने अपने न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टॉप करना है, तो क्या होगा कि ये रॉड्स जो है ना, ये इस तरीके से ना मिडल में आ जाएंगे। अब क्या होगा कि ये जो फ्यूल सेल जनरेट कर रहा है ना न्यूट्रॉन, वो अगले फ्यूल सेल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपके पास इस फ्यूल सेल का कनेक्शन इससे कट जाएगा। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आपका मटेरियल जो है ना, पहले जो फुल मटेरियल जो सुपर क्रिटिकल हुआ हुआ था, वो छोटे छोटे क्रिटिकल मटेरियल्स में डिवाइड हो जाता है, या सब क्रिटिकल मटेरियल में डिवाइड हो जाता है। सो ये जो कंट्रोल रॉड्स है ना, ये बेसिकली कनेक्शन को फिनिश कर देते हैं बिटवीन यूरेनियम पैलेट्स। सो एज अ रिजल्ट आपके पास ये वाला न्यूट्रॉन जितने भी जनरेट करेगा, वो मतलब कैडमियम का रॉड एब्जॉर्ब कर लेगा, और आपके पास एकदम से जो फिशन रिएक्शन होता है उसकी चेन ब्रेक हो जाती है। समझ आ रही है ये चीज कि कंट्रोल रॉड का क्या पर्पज है? जी मैम। सो कंट्रोल रॉड ने एब्जॉर्ब करना होता है न्यूट्रॉन को, मॉडरेटर ने सिर्फ और सिर्फ स्लो डाउन करना होता है, जबकि कंट्रोल रॉड्स जो होते हैं उनका पर्पस ये होता है कि वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके सिस्टम को सुपर क्रिटिकल स्टेट से क्रिटिकल स्टेट में वापस लेके आते होते हैं। नेक्स्ट थिंग जो है वो रिफ्लेक्टर है। रिफ्लेक्टर जो है आपके पास, अगेन यहाँ पे नॉर्मली हम लोग आइस यूज करते हैं या पॉलिश सरफेस को यूज करते हैं एज अ रिफ्लेक्टर, और इसका काम ये होता है कि कोई भी स्ट्रे न्यूट्रॉन, मतलब यहाँ पे सारे न्यूट्रॉन जनरेट हो रहे हैं ना, और आपका मॉडरेटर भी आप लोगों ने लिया हुआ है हॉट प्रेशराइज्ड स्टेट में, तो एज अ रिजल्ट आपके पास कोई भी न्यूट्रॉन अगर जनरेट हो रहा हो ना, तो वो न्यूट्रॉन बेसिकली यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। अच्छा, लेस देन 1 मिनट रह गए, सो आपको दोबारा से मैं एक लिंक भेज रही हूँ, उसको ज्वाइन करो ताकि हम आज ये एटलीस्ट न्यूक्लियर फिशन जो है ना इसको फिनिश करें। ठीक है। ये ओके फील्ड मैम। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है।